हमारे खास कार्यक्रम 22 का अग्निपथ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताते हैं यूपी में अगले साल होने वाले चुनावी समर में उतरने के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। योगी सरकार जहां इन चुनावों से पहले यूपी की जनता को सौगात देने में लगी हुई है, तो वहीं विरोधी दल सरकार के कामों में कमियां निकाल रहे हैं। अब मौसम चुनावी है तो सियासी दल चाहे जितना भी खुद को जनता का हितैषी बता दें, लेकिन नेताओं के भाग्य का फैसला जनता ही करेगी। और इस बार का विधानसभा चुनाव तो कई सियासी दलों के लिए अग्निपथ साबित होने वाला है। आज हम आपको अब बताते हैं 22 के इसी अग्निपथ से जुड़ी सियासी हलचलों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को साल का दूसरा बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस से अपना हाथ छुड़ा लिया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने जो बताई है वो कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को उजागर कर रही है। चुनावी मौसम में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में झटका। औरंगाबाद घराने की चौथी पीढ़ी कांग्रेस से हुई अलग। राहुल के करीबी ललितेश ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनावी मौसम में झटके पर झटके लग रही हैं। पहले जितिन प्रसाद और अब काशी के औरंगाबाद घराने की चौथी पीढ़ी ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस में चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल में ब्राह्मण क्षेत्र का पावर सेंटर यानी काशी के औरंगाबाद घराने का माना जाता है। इस इस्तीफे की वजह बनी कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी। इस्तीफे के बाद ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस में पुराने नेताओं को किनारे किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में मुझे बने रहने का कोई औचित्य मुझे इसलिए नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम परंपरागत कार्यकर्ता, वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो पार्टी के ऊपर अन्य कोई संकट आया हो, इंदिरा जी के ऊपर संकट आया था, उस समय वो लोग पार्टी के साथ खड़े थे। आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा। ललितेश को राहुल और प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन इसके बाद भी पार्टी से उनके इस्तीफे को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि ललितेश ने ये साफ किया है कि उनके दिल में राहुल और प्रियंका गांधी के लिए सम्मान था और रहेगा। मुझे नहीं लगता है, वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते रहेंगे और मेरे मन में उनके प्रति, माननीय श्री राहुल गांधी जी के प्रति और प्रियंका गांधी जी के प्रति वही प्रेम भाव है जो हमेशा रहा। ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो सपा में जा सकते हैं। हालांकि ललितेश ने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया। उनका ये भी कहना है कि परिवार से चर्चा के बाद ही फैसला करूंगा। आगे हम लोग ने किसी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं की है, किसी भविष्य की राजनीति के बारे में चर्चा नहीं की है, जब तक मैं अपने परिवार के सारे लोगों के साथ, और वो परिवार सिर्फ इस घराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, वो हजारों कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करके ही मैं आगे का फैसला लूंगा। ललितेश पति त्रिपाठी ने भले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनका कांग्रेस के प्रति लगाव कम नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। हम लोग को ये भरोसा है और मुझे ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश के लिए आगे चल के एक विकल्प बनेगी, ये मुझे भरोसा है। ललितेश का क्यों हुआ कांग्रेस से मोह भंग? क्या साइकिल की सवारी करने वाले हैं ललितेश? क्या प्रियंका से नाराजगी के चलते दिया इस्तीफा? ललितेश के इस्तीफे के बीच अफवाहों का बाजार गर्म है कि आखिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लिया।
ऐसा भी माना जा रहा है कि ललितेश समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं और उन्हें सपा के करीब ले जाने में पूर्व कांग्रेसी सांसद और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी नेता अनु टंडन का हाथ है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ कुछ मुद्दों को लेकर उनकी अनबन चल रही थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि उन्नाव से पूर्व सांसद अनु टंडन के साथ करीबी रिश्तों ने प्रियंका को नाराज कर दिया था और वो पिछले कुछ महीनों से ललितेश को इग्नोर कर रही थी। दरअसल ललितेश पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं। उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी भी कांग्रेस के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। ललितेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी थे। ललितेश ने हाल ही में राज्य की अपनी यात्रा के दौरान प्रियंका के साथ सभी बैठकों में भाग भी लिया था। उन्हें कई पूर्वी जिलों में ग्राम स्तर पर संगठन बनाने का काम भी सौंपा गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ललितेश ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया? हालांकि ललितेश ने साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर यदि राहुल जी और प्रियंका जी आपको मनाने में सफल रहे तो क्या वापस कांग्रेस में जा सकते? अभी उस पर हम लोगों ने ना चर्चा किया है, ना उस पर विचार हुआ है, तो मैं उस पर कैसे कह सकता हूं कि उस पर फैसला भी ले लूंगा। जो विचार निकल के आएगा उस विचार को सुना जाएगा और जो बड़ों का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद जतिन प्रसाद गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने त्याग पत्र दिया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद कांग्रेस का जो बड़ा घराना, बड़ा नाम, आप प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण चेहरा, बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा, ये क्या संदेश जाएगा कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी में बहुत छोटे से, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर की तरह है और हम लोग उसमें एक बहुत छोटे से उस पे हैं। हमारे रहने से और जाने से पार्टी पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। 2022 का चुनाव लड़ेंगे? जो फैसला लिया जाएगा, अगर हमारे साथी सब कहते हैं कि चुनाव मत लड़िए, तो हम चुनाव नहीं लड़ने को भी तैयार हैं। जो भी उनका फैसला होगा वो सरमान होगा। कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी में आप जा रहे हैं, क्या सत्य? अभी तक उनमें से किसी से बात नहीं हुई है मेरी। ये ललितेश पति त्रिपाठी थे, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के रहे। इन्होंने अपने पद से और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया। इन्होंने बताया, इनके बातचीत से लगा कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है उसके वजह से इन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। राजनीतिक गलियारों में ललितेश त्रिपाठी के इस्तीफे की बात को भी दो तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये भविष्य की चिंता में उठाया गया कदम हो सकता है, जबकि कुछ का ये दावा है कि वह तवज्जो के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ललितेश लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अरविंद चतुर्वेदी के साथ अमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी में प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े जारी किए हैं उससे योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है। इसको लेकर मायावती ने यूपी की डबल इंजन वाली सरकार को अपने ट्वीट के जरिए जमकर घेरा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत कम समय बचा है। ऐसे वक्त में जब योगी सरकार जनता को अपने कामों को गिना रही है, ठीक उसी वक्त रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा सामने आया है जो योगी सरकार को परेशान कर सकता है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सपा शासन की तुलना में योगी राज में करीब प्रति व्यक्ति आय की दर आधी रह गई है। इस आंकड़ों के जारी होने के बाद तो जैसे विपक्षी दलों की बांछें खुल गई हों। इस आंकड़े के जारी होने के बाद तो जैसे विपक्षी दलों की बांछें खिल गई हैं। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन वाली सरकार के बयान पर तंज भी कसा है और रिजर्व बैंक के आंकड़ों को बताते हुए योगी सरकार को आईना भी दिखाया। दरअसल मायावती ने योगी सरकार को घेरने के लिए आज 2 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सही से नहीं बढ़ने, अर्थात यहाँ के करोड़ों लोगों के गरीब और पिछड़े बने रहने संबंधित रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े इस आम धारणा को प्रमाणित करते हैं कि भाजपा के विकास के दावे हवा हवाई और जुमलेबाजी हैं। यहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार में भी ऐसा क्यों?
दरअसल योगी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को गिनाया था। वैसे तो सीएम योगी लगातार ये बताते रहते हैं कि उनके राज्य में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की इमेज से निकलकर आधुनिक राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसको लेकर भी मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यहां भाजपा के विकास के दावों के खोखले होने का पर्दाफाश होने से अब यह पार्टी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ व हिंदू मुस्लिम विवाद आदि के पुराने संकीर्ण मुद्दे पर वापस आ गई है। लेकिन लोग फिर से इनके छलावे में आने वाले नहीं हैं, जो उनके मूड से भी स्पष्ट है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने जहां सरकार के दावों की हवा निकाल दी है, तो वही विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने सरकार के हवाई दावे को पोल खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी तो इस कदर जुमला छोड़ती है, इस कदर झूठ बोलती है कि धीरे धीरे आम जनता की नज़रों में वो भारतीय जुमला पार्टी ही बनती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय घटी भी है, नौकरियां घटी हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी घटेगी। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। लगभग योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो कम से कम 6% जो घट चुकी है जब से योगी सरकार बनी है। जब रोजगार घटा है, लोगों का बिजनेस घटा है, तो प्रति व्यक्ति आय भी घटी है। पिछले 4.5 साल में योगी सरकार ने कोई काम विकास का तो किया नहीं, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की फैक्ट्री जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि योगी सरकार को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से युवा पिछले 4.5 साल में लाठियां खाया, आंदोलनरत रहा, जिस तरीके से किसान लहूलुहान हुए। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के जारी होने के बाद बीजेपी का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो मायावती के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ वाले बयान पर जरूर पलटवार कर रही हैं। रोल बहुजन समाज पार्टी अपने चुनावी अभियान के श्री गणेश के लिए अयोध्या को चुनती है और उसके बाद ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में त्रिशूल को लहराते हुए अपनी फोटो खिंचाती हैं। इससे ये स्पष्ट संदेश है कि चुनाव में वो इन्हीं धार्मिक आधारों और प्रतीकों के माध्यम से जाना चाहती हैं। उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियाँ, उनके विश्वास, उनकी परंपराएं ये सिद्ध करती हैं कि वे धार्मिक आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को इसलिए लाना चाहती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होने के बाद सारे समाजों के समाधान का मार्ग बन गया है। समुदायों के बीच में इस प्रकार के विभाजन करने की योजना के साथ मायावती अपने ही बयानों को, अपने ही व्यवहारों से कंट्राडिक्ट कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके बयानों का कोई भी आधार है। 2022 के चुनावों से पहले मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। वो लगातार ट्विटर और मीडिया के सामने आकर विरोधियों पर निशाना साध रही हैं। हालांकि इस बार रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने उन्हें बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है और मायावती इन आंकड़ों के सहारे ही बीजेपी पर जुबानी हमला कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान यूपी सरकार के कई मंत्री और यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ शामिल हुए। सीएम योगी आज अपने 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लगी महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने वहां मौजूद संतों को संबोधित करते हुए योगी सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी राज में यूपी एक बीमारू राज की छवि से निकलकर एक आधुनिक राज बन रहा है। तो योगी जी ने बीमारू राज्य से यूपी को एक नंबर के राज्य में परिवर्तित किया है। आने वाले दिनों में यूपी की ताकत से, यूपी के नागरिकों के फैसला से भारत को एक नंबर की देश
श्रद्धांजलि सभा में आपके सामने उपस्थित हूँ। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि गोरखपुर का कारखाना 1990 से बंद था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन पीएम मोदी की वजह से वो कारखाना फिर से शुरू हो रहा है। आप याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर का खाद कारखाना अगले महीने फिर से चालू होगा। विध्वंसात्मक ताकतें थी तो बंद हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, रोजगार बंद किया जा रहा था, लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा था। लेकिन जब एक सकारात्मक सोच की सरकार, राष्ट्रीय मूल्यों की सरकार देश के अंदर आती है तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में महंत दिग्विजय नाथ को याद किया। सीएम ने कहा कि महंत दिग्विजय नंद एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र के एक क्रांतिकारी युवा के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे और उस आंदोलन के अग्रणी सेनाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेने के बाद जब उन्हें लगा कि आजादी अब बहुत दूर नहीं लेकिन देश की राजनीतिक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ रही है, तो उन्होंने उससे अलग हट करके वीर स्वातंत्र वीर सावरकर के नेतृत्व में उस समय के उस आंदोलन के वे अग्रणी योद्धा बने थे। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वो गोरक्षा, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल 22 के अग्निपथ में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।